हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI3 इंडिया फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी AD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। Question 1. What was the pattern of commerce in early medieval period? Did it affect the pattern of land ownership? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 8 से 15 सेंचुरी के बीच भारत में व्यापार कैसे होता था, कौन से समय का व्यापार होता था, कैसे बाजार और ट्रेड रूट्स थे। साथ ही ये भी समझना है कि क्या इस व्यापार के पैटर्न का जमीन की मिल्कियत पर असर पड़ा था। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों का जिक्र करना है और उनका कृषि प्रणाली से संबंध बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली मिडीवल भारत में अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आए। पैटर्न ऑफ कॉमर्स का मतलब है व्यापार का तरीका, कौन से माल का व्यापार होता था, कैसे रास्ते और बाजार और कौन व्यापारी थे। इस दौरान रीजनल ट्रेड सर्क्यूट्स, विशेष बाजार और व्यापारी संघ काफी एक्टिव थे। कृषि मूल अर्थव्यवस्था थी, लेकिन व्यापार का असर जमीन के स्वामित्व और गांव शहर के संबंध पर भी पड़ा। इस रिश्ते को समझने से हमें समझ आता है कि आर्थिक गतिविधियां ने सामाजिक राजनीतिक संरचना को कैसे प्रभावित किया। मेन बॉडी। 1. व्यापार का स्वरूप और पैटर्न। रीजनल ट्रेड सर्क्यूट्स। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना व्यापारिक मंडल था। जैसे दक्षिण भारत से मसाले और कपड़े जाते थे, जबकि उत्तर भारत अनाज, चीनी और हथकरघा उत्पाद निकलता था। समय का व्यापार। कपड़ा, कॉटन, सिल्क, मसाले, रत्न, लोहे के औजार और हथकरघा माल। शहरों की भूमिका। कनौज, दिल्ली, थंजावुर जैसे शहर व्यापार के मुख्य केंद्र थे। व्यापारी संघ, जैसे मणिग्रामम और अय्यावोले 500 जो लंबी दूरी के व्यापार को संभालते थे और व्यापारियों को सुरक्षा देते थे। 2. आंतरिक और विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार गांव के हाट, मेले और स्थायी बाजारों में होता था। रुपये के साथ बाटा भी होता था। विदेशी व्यापार समुद्री रास्ते से भारत का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से था। कैलिकट, क्विलोन, कैम्बे जैसे बंदरघाट विदेशी माल आने जाने का केंद्र थे। एक्सपोर्ट में मसाले, कपड़े, रत्न, इंपोर्ट में घोड़े, सोना चांदी और शाही सामान। अरब व्यापारियों का प्रभाव। इस दौरान अरब व्यापारी इंडियन ओशन ट्रेड में मुख्य मध्यस्थ थे। 3. व्यापार का जमीन की मिल्कियत पर असर। कृषि का व्यापारीकरण। कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, नील, गन्ना की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे जमींदारों का ध्यान इन फसलों पर ज्यादा गया। लैंड होल्डिंग पैटर्न का बदलाव। अमीर व्यापारियों ने अपने लाभ को जमीन खरीदने में लगाया। इससे नए भूमि स्वामी उभार के आए जो पहले कृषि से जुड़े नहीं थे। मंदिरों का प्रभाव। व्यापारियों से दान लेने के बाद मंदिरों के पास भी बहुत जमीन हो गई, जिससे वे आर्थिक केंद्र बन गए। फ्यूडल व्यवस्था। कर संग्रह रुपये में होने लगा और कुछ मध्यस्थ लोगों ने इससे जमीन पर अधिकार बना लिया। 4. व्यापार कृषि का रिश्ता। गांव शहर का संबंध। शहर गांव से कच्चा माल लेते थे और गांव शहर से बाजार और माल की सुविधा पाते थे। किसानों के संबंध। बाजार की डिमांड बढ़ने पर जमींदार किसानों पर ज्यादा नियंत्रण रखने लगे। रीजनल स्पेशलाइजेशन। कुछ क्षेत्र विशेष फसलों या कारीगरी पर केंद्रित हो गए, जिससे जमीन का उपयोग बदल गया। कंक्लूजन। अर्ली मिडीवल भारत में व्यापार और कृषि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। व्यापार ने सिर्फ शहरों और व्यापारियों को समृद्ध नहीं किया, बल्कि नए लोगों जैसे व्यापारी, मंदिर, संघ को भी जमीन के स्वामित्व में लाया। इस तरह अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा दूसरे को प्रभावित करता गया, जो आगे चलकर और ज्यादा मोनेटाइज्ड और इंटरकनेक्टेड हो गया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What led to the rise of new mixed castes? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नए मिक्स्ड कास्ट्स कैसे बने। इसमें हमें शादी विवाह के बदलाव, पेशा बदलने, अलग अलग जातियों और ट्राइबल ग्रुप्स के मिलन और सांस्कृतिक मिलन के कारण समझने हैं। साथ ही ये बताना है कि ये सब कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चर को कैसे बदलते गए। आंसर। इंट्रोडक्शन।
भारत का कास्ट सिस्टम हमेशा से एक स्ट्रक्चर्ड सामाजिक व्यवस्था रहा है, लेकिन 8 से 15 शताब्दी के बीच इसमें काफी बदलाव आए। इस पीरियड में नए मिक्स्ड कास्ट्स का उभार एक महत्वपूर्ण घटना थी। मिक्स्ड कास्ट्स उन लोगों के समूह को कहते हैं जो अलग अलग वर्ण या जातियों के मिलन से बने, जैसे कि इंटरकास्ट शादियों, नए पेशों के उद्गम या ट्राइबल लोगों के समाज में समावेश होने से। हर रीजन में ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से हुआ और इस पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स का प्रभाव था। मेन बॉडी 1. इंटरकास्ट शादियां और सोशल मोबिलिटी। अलग अलग वर्ण के लोगों के बीच शादियां होने से नए समूह बने। धर्मशास्त्र में अनुलोमा, ऊपरी वर्ण का आदमी जोड़ नीचे वर्ण की महिला, और प्रतिलोमा, उल्टा विवाह का उल्लेख है, जिनसे नए सोशल स्टेटस वाले बच्चे पैदा होते थे। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षत्रिय वैश्य शादियों से नए सबकास्ट्स बन गए। बढ़ते राजनीतिक साम्राज्यों और अलग अलग जान समूहों के मिलन से ऐसे विवाह ज्यादा होने लगे। 2. पेशा बदलाव और गिल्ड सिस्टम। अर्थव्यवस्था में नए पेशों, व्यापार और कलाकृति के बढ़ने से ऑक्यूपेशनल कास्ट्स का विकास हुआ। जैसे जुलाहा, बुनकर, तेली, तेल बनाने वाला, लोहार, लोहा का काम करने वाला, जातियां पेशे पर आधारित थी। श्रेणी या गिल्ड सिस्टम ने पेशा को वंश परंपरा का हिस्सा बना दिया, जिससे नए हेरेडिटरी ग्रुप्स बन गए। कुछ पेशे जब ज्यादा महत्वपूर्ण हुए या समय के साथ बदले, तो नए समूह बने। 3. ट्राइबल और विदेशी समूहों का समावेश। ट्राइबल लोग जब खेती या शहरी पेशे अपनाते थे, तो उन्हें वर्ण व्यवस्था में समावेश किया जाता था, अक्सर शूद्र या इंटरमीडिएट कास्ट के रूप में। टर्क्स, अफगान्स जैसे विदेशी समूह जब भारत में बस गए और स्थानीय धर्मों को अपनाया, तो उनका स्थानीय लोगों से मिलन हुआ और नए समूह बने। 4. क्षेत्रीय सांस्कृतिक मिलन। बंगाल, असम, डेक्कन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय परंपरा और मेनस्ट्रीम हिंदू परंपरा के मिलन से नए जाति समूह बने। समुद्री व्यापार से साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध बने, जिससे सांस्कृतिक प्रभाव आए। भक्ति और सूफी आंदोलन ने सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया, जिससे अलग अलग वर्गों के लोग एक समूह में जुड़ गए। कंक्लूजन। मध्यकालीन भारत में नए मिक्स्ड कास्ट्स का उभार एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। इंटरकास्ट शादियां, पेशा बदलाव, ट्राइबल और विदेशी समूहों का समावेश और क्षेत्रीय सांस्कृतिक मिलन ने मिलकर कास्ट हायरार्की को बदला। ये दिखाता है कि कास्ट सिस्टम स्टैटिक नहीं था, बल्कि बदलते समय के साथ इवॉल्व होता गया। इस सामाजिक बदलाव को समझना भारत की विविध और डायनामिक इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Write a note on एकता. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एकता सिस्टम का मतलब, इसका इतिहास, कैसे काम करता था और दिल्ली सल्तनत में इसका महत्व समझना है। हमें ये भी बताना है कि ये समय के साथ कैसे बदला और सल्तनत के गवर्नेंस पर इसका क्या असर हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। एकता एक लैंड असाइनमेंट सिस्टम था जो दिल्ली सल्तनत के दौरान यूज होता था। इसका विचार वेस्ट और सेंट्रल एशिया से आया था, खासकर अब्बासिड कैलिफेट से। इस सिस्टम के तहत सुल्तान किसी अफसर को एक एरिया देता था जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, सैलरी के बदले। इसका मतलब ये नहीं होता था कि जमीन उस अफसर की हो गई, बस उसको टैक्स लेना अलाउड होता था। पहले कुतुब उद दीन ऐबक के समय ये सिस्टम आया और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया। मेन बॉडी। 1. उत्पत्ति और भारत में शुरुआत। एकता का विचार पहले इस्लामिक राज्यों में, खासकर अब्बासिड कैलिफेट के दौरान बना। टर्किश रूलर्स ने इसे भारत में लाया जब उन्होंने दिल्ली सल्तनत शुरू किया। इसका में मकसद था लैंड रेवेन्यू का ठीक से कलेक्शन करना और आर्मी को मेंटेन करना बिना डायरेक्ट कैश सैलरी दिए। 2. एकता सिस्टम का स्ट्रक्चर। ग्रांट करने वाला। सुल्तान किसी अफसर को एक इकता जमीन का हिस्सा देता था। इक्तेदार का रोल। इक्तेदार उस एरिया से लगान लेता था और उसके बदले में अपने खर्च पर सेना रखता था। नॉन हेरेडिटरी। इकता विरासत में नहीं मिलता था, सुल्तान कभी भी इसे बदल सकता था। रेवेन्यू का वितरण। कुछ हिस्सा अफसर अपने खर्च के लिए रखता था, बाकी सुल्तान के ट्रेजरी में भेजता था। 3. इकता के प्रकार। बड़े इकता बड़े अफसरों को दिए जाते थे, जो पूरे प्रांत का प्रशासन चलते थे। छोटे इकता छोटे अफसरों को छोटी जगह के लिए दिए जाते थे। वक्फ इकता धार्मिक या चैरिटी के काम के लिए दिए जाते थे। 4. कार्य और महत्व। प्रशासनिक।
दूर दराज के एरियाज पर सुल्तान का कंट्रोल बनाए रखा। सैनिक, परमानेंट आर्मी बनाई जो सुल्तान के लिए हमेशा रेडी रहे। आर्थिक, लगान का नियमित कलेक्शन होता था। राजनीतिक, ट्रांसफर पॉलिसी से अफसरों की ज्यादा ताकत को रोका। 5. समय के साथ विकास। इल्तुतमिश इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड बनाया। अलाउद्दीन खलजी, रेवेन्यू कलेक्शन पर सख्त नजर रखी, करप्शन कम किया। मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ नए रिफॉर्म्स किए, लेकिन कुछ पॉलिसीज के वजह से प्रॉब्लम्स हुई। बाद के समय में इसे अफसरों ने अपने लिए ज्यादा कंट्रोल लेना शुरू किया, जिससे सुल्तान की ताकत कम हो गई। कंक्लूजन, इक्टा सिस्टम ने दिल्ली सल्तनत को एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर दिया। इसके जरिए सुल्तान ने रेवेन्यू और सेना दोनों पर कंट्रोल बनाए रखा। जब यह सिस्टम वीक हुआ, तब सेंट्रल अथॉरिटी भी कमजोर हो गई। यह मिडीवल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पिलर था जो कई सदियों तक गवर्नेंस का बेस बना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the Nayankara system. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नयनकरा सिस्टम का मतलब, उसका इतिहास, कैसे चला, नायकों के राइट्स और ड्यूटीज, और इसका सामाजिक आर्थिक असर समझना है। साथ ही इसका ऐतिहासिक महत्व और गिरावट के कारण भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। नयनकरा सिस्टम विजयनगरा साम्राज्य के दौरान 14 से 17 सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट प्रशासनिक और सैनिक अरेंजमेंट था। नायका का मतलब होता है नेता या प्रमुख, और इस प्रणाली में नायकों को कुछ क्षेत्र दिए जाते थे उनकी सेना सेवा के बदले। ये थोड़ा फ्यूडल सिस्टम जैसा था, लेकिन भारत के संदर्भ में अपनी अलग खासियत रखता था। इस सिस्टम ने साम्राज्य की सेना शक्ति, स्थानीय शासन और राजस्व संग्रह में बड़ी भूमिका निभाई। मेन बॉडी। 1. उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नयनकरा सिस्टम का विकास विजयनगरा के समय हुआ, खासकर कृष्णदेवराय जैसे शासकों के दौरान। इसका प्रभाव पुराने चोला और ककाटिया राज्य की प्रणालियों से था, जहां सैनिक प्रमुखों को सेवा के बदले जमीन या राजस्व अधिकार दिए जाते थे। मुख्य उद्देश्य था कि राजा के खजाने पर बोझ बढ़ाए बिना एक मजबूत सेना बना रहे। 2. संरचना और कार्यप्रणाली। राजा एक क्षेत्र, जिसे अमरम कहते थे, एक नायक को देता था। नायक का काम होता था यूएस जमीन से राजस्व इकट्ठा करना और एक निर्धारित संख्या में सेना रखना। उन्हें बगावत दबाने और सीमा सुरक्षा में भी सहयोग देना होता था। ये पद कभी कभी वंशानुवंशिक होता था, लेकिन अधिकतर वफादारी और काम के आधार पर मिलता था। 3. नायकों के अधिकार और कर्तव्य। सैनिक कर्तव्य। सेना का एक हिस्सा तैयार रखना और युद्ध के समय राजा को देना। प्रशासनिक कर्तव्य। स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखना, विवादों को सुलझना और सिंचाई के काम देखना। राजस्व संग्रह। किसानों से कर लेना और एक निर्धारित हिस्सा केंद्रीय सरकार को देना। अपने खर्चे और सेना पालन के लिए कुछ राजस्व अपने पास रखने का अधिकार होता था। 4. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। केंद्रीय शासन का बोझ कम हुआ। सेना को तुरंत इकट्ठा करना आसान हुआ। स्थानीय विकास जैसे सिंचाई और सड़क निर्माण को बढ़ावा मिला। नकारात्मक प्रभाव। कुछ नायक इतने शक्तिशाली हो गए कि राजा को चुनौती देने लगे। वंशानुवंशिक पद के कारण केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ। किसानों पर भारी कर का बोझ पड़ता था। 5. नायनकरा सिस्टम का पतन। 1565 सीई के तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगरा कमजोर हुआ और कई नायक स्वतंत्र हो गए। केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ और सिस्टम छोटे छोटे राज्यों में बदल गया। कंक्लूजन। नयनकरा सिस्टम एक ऐसा प्रशासनिक सैनिक अरेंजमेंट था जिसने कई सदियों तक विजयनगरा को मजबूत बनाए रखा। ये एक तरफ सेना शक्ति और स्थानीय शासन देता था, तो दूसरी तरफ राजनीतिक टुकड़ों का भी कारण बना। इस सिस्टम का अध्ययन हमें बताता है कि कैसे मध्यकालीन भारत में राजा और स्थानीय प्रमुखों के बीच शक्ति का संतुलन बनाया जाता था। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।